चलो कल हमने मेन कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे, ठीक है। तो इसमें एक आपका टॉपिक आता है, जो टॉपिक आता है दैट इज कोनिंग ऑफ व्हील्स। कोनिंग ऑफ व्हील्स, ठीक है। कोनिंग ऑफ व्हील्स, ठीक है। अगर आपने रेलवे, जैसे हम कह रहे थे टायर की आपकी बात करें, व्हील की, अगर इसकी सेक्शन देखें तो ये सेक्शन कुछ इस तरीके से होती है। अगर हम सेक्शन की बात करें तो ये आ गया इसका फ्लैंज, ये आता है फ्लैंज, और व्हील आता है कुछ इस शेप में। व्हील आता है कुछ इस शेप में, ठीक है ना। तो इसको हमने बेसिकली, ये जो ये स्लोप होती है, ये स्लोप आती है आपकी, दिस इज 1/20। 20। इसको हमने 1/20 की स्लोप दी होती है, और इसको हम बोलते हैं कोनिंग ऑफ व्हील्स। इसको हम बोलते हैं कोनिंग ऑफ व्हील्स, ठीक है। अब ऐसे करते क्यों है, क्यों जरूरी है, वो चीज चेक करते हैं, ठीक है। करते क्यों है पहले बात करेंगे हम। हाँ, ये कोनिंग होती है तो अगर आपने आपके स्लीपर्स देखे हो, आपने, अगर आपने आजकल तो मतलब अगर रेलवे ट्रैक पे कहीं पे गए हो तो आपको, आपने देखा होगा जो कंक्रीट के स्लीपर्स आते हैं आपके, यस सर। जो आपके स्लीपर्स आते हैं, वो भी थोड़े से ऐसे कर्व्ड से होते हैं। फिर बीच में आपका प्लेन पोर्शन होता है, जी फिर जी। आपके, फिर यहाँ पे आपके कर्व्ड होते हैं। बेसिकली यस सर। वो पोर्शन जहाँ पे आपके व्हील, आपकी रेल रेस्ट करती है, वो पोर्शन जहाँ आपकी रेल रेस्ट करती है, उसको भी इन्होंने क्या किया होता है, हल्की सी स्लोप दी होती है। लोग भी। हल हाँ, हल्की सी स्लोप इन द सेंस, जो स्लोप आपने व्हील को, जो आपकी स्लोप व्हील को होती है, सेम स्लोप यहाँ पे होती है 1/20। इसे हम बोलते हैं एडजिंग। इसे हम बोलते हैं एडजिंग। एडजिंग, ठीक है ना। तो व्हील के जो आपको दी हुई है हमने स्लोप, उसे हम बोलते हैं कोनिंग, और जो स्लीपर्स को हम देते हैं, स्लीपर्स को हम देते हैं स्लोप, दैट इज कॉल्ड योर एडजिंग। 1/20 की स्लीपर को है, तो नेचुरल सी बात है, जब आप अपनी रेल यहाँ पे रेस्ट करोगे तो जो रेल की आपकी टॉप सरफेस होगी, ये भी 1/20 में हो जाएगी, राइट। आपका जब आप 1/20 पे अपनी रेल को रेस्ट करवाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो रेल होगा वो भी 1/20 की स्लोप में आ जाएगा। तो जब आपका टायर आता है, वो टायर आपका स्मूथली इसके ऊपर क्या करता है, आपका रेस्ट करता है। स्मूथली क्या करता है, रेस्ट करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, पर्पस, ऐसा करते क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पर्पस ऑफ कोनिंग। पर्पस ऑफ कोनिंग, ठीक है। चलो पर्पस की बात करें, सबसे पहला पर्पस, ठीक है, सबसे पहला काम है इसका, सबसे पहला काम है टू कीप द ट्रेन इन सेंट्रल पोजीशन। टू कीप द ट्रेन इन सेंट्रल पोजीशन। सेंट्रल पोजीशन, ठीक है। अब बोल तो दिया हमने कि इसने का काम है इसको सेंट्रल पोजीशन पे रखना, ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। अभी करता कैसे है, अब बोल तो दिया हमने कि भाई जब आपकी ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक पे मूव कर रही है, आपका इसका काम है, जो कोनिंग का काम है, वो काम है आपका कि ट्रेन को, कि आपकी ट्रेन को सेंट्रल पोजीशन में रखना, ठीक है, सेंट्रल पोजीशन में। अब होता क्या है बेसिकली, ठीक है, लेट सपोज आपकी ट्रेन एक स्ट्रेट ट्रैक पे चल रही है, ठीक है। ये आ गया आपका, लेट सपोज दिस इज योर रेल, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका, लेट सपोज ये आ गया आपका व्हील, ये व्हील, और ये आ गया आपका एक्सेल, ये आ गया एक्सेल, ठीक है। लेट सपोज ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन के कारण आपका जो एक्सेल है, लेट सपोज इट मूव्स आउटवर्ड्स, इट मूव्स आउटवर्ड्स। जब एक्सेल बाहर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे जो डाया आपका रेल के पे रेस्ट कर रहा है, अब उसकी वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी,
जब आपका एक्सेल आउटर की तरफ, बाहर की तरफ मूव करेगा, तो जो आपका जो डायामीटर है वो आपका बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। नेचुरल सी बात है। ये जो ये व्हील है, अब ये यहाँ से कहीं यहाँ आ जाएगा व्हील फ्लैंज, ये व्हील फ्लैंज यहाँ आ जाएगा, और ये जो डाया है अब आपका इधर, इधर आपका जो कांटेक्ट में है वो डायमीटर आपका इंक्रीज हो जाएगा, वो डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, राइट? तो नेचुरल सी बात है, यहाँ इंक्रीज होगा तो अदर एंड पे क्या होगा, दूसरी साइड क्या होगा? डिक्रीज होगा। दूसरी साइड डिक्रीज होगा, राइट? मतलब जैसे ही आपकी ट्रेन की अलाइनमेंट किसी भी कारण ट्रेन की अलाइनमेंट आपकी आउट हुई, मतलब आपका जो एक्सल है वो लेट सपोज एक साइड पे मूव किया, तो होता क्या है बेसिकली, एक रेल पे आपका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है व्हील का, और दूसरे रेल पे डायमीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है? दूसरा कम हो जाता है, ठीक है? अब उससे होता क्या है, तो ये जो लोग जिम जाते हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। एक कोई ग्रुप में है भी है बॉडी बिल्डर, मैं व्हाट्सएप पे देख, किसी की डीपी है बॉडी वाली, तो हाँ कोई तो है, तो अगर उसको पता होगा कि अगर आपने वो रॉड होती है ना जिम वाली, अगर एक पे बड़ी प्लेट लगी हो और एक पे छोटी प्लेट लगी हो, उसको पुश करो, तो आपकी जो रॉड है वो हमेशा छोटे वाले व्हील की तरफ मूव करती है, जो छोटे वाली जो प्लेट होगी ना हमेशा उस तरफ मूव करेगी, ठीक है ना? अगर ध्यान रखना, हमेशा जिस साइड डायमीटर कम होता है, जिस साइड डायमीटर कम होगा, एक्सल हमेशा उस साइड मूव करेगा। आपका जो एक्सल, आपका जो डायमीटर, या जिम की बात करें, जो रॉड होती है बड़ी, एक पे बड़ी प्लेट लगी और एक पे छोटी लगी, उसको पुश करोगे, आपकी जो रॉड है हमेशा छोटे वाली प्लेट की तरफ मूव करेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही डाया आपका चेंज हुआ, ये गया बाहर की तरफ, यहां पे डाया इंक्रीज कर गया, इस एंड पे डाया इंक्रीज कर गया, तो दूसरे एंड पे डाया नेचुरल सी बात है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे ही डाया यहां डिक्रीज किया, ट्रेन ऑटोमेटिकली छोटे डायमीटर वाली साइड मूव कर जाएगी। समझ गए? जैसे ही आपका डाया डिक्रीज हुआ, ट्रेन ऑटोमेटिकली छोटे डायमीटर वाली साइड शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है ना? तो जो अलाइनमेंट आपकी बाहर हो रही थी, अब वापस ट्रेन क्या आ गई, सेंटर पोजीशन पे, ठीक है ना? तो कोनिंग का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि स्ट्रेट ट्रैक पे चलते हुए अगर आपकी ट्रेन कभी भी आउट ऑफ अलाइनमेंट जा रही है, साइडवेज मूव कर रही है, चाहे वो राइट साइड है चाहे लेफ्ट साइड है, तो जिस साइड ट्रेन मूव करेगी, ध्यान रखना, जिस साइड ट्रेन मूव करेगी उस एंड पे आपका डाया इंक्रीज करेगा और एक्सल के दूसरे डाया डिक्रीज करेगा। तो ट्रेन आपकी क्या करेगी, जिस एंड पे डाया डिक्रीज हो रहा होगा उसको कंपनसेट करने के लिए वापस ट्रेन उस तरफ आ जाएगी। तो जैसे ही उस तरफ आई, आपका फिर क्या हो गया, दोनों तरफ डाया बराबर, ट्रेन आ गई सेंटर में, ठीक है? तो ये हो गया एक आपका पर्पस, टू कीप द ट्रेन इन सेंट्रल पोजीशन। सेकंड आता है to adjust the distance traveled on two rails, to adjust the distance traveled on two rails on a curved path, कहने का मतलब क्या है, कह रहे कि इसका काम है जो आपका डिस्टेंस एडजस्ट करना, डिस्टेंस ट्रेवल जो किया है उसको एडजस्ट करना, कहां पे, दो रेल्स पे, जब आप कर्व पाथ पे मूव कर रहे हो, ठीक है? तो जब हम कर्व्ड पाथ पे होंगे, ज्यादा लेंथ कौन सी साइड होगी, आउटर साइड की इनर साइड? नेचुरल सी बात है आउटर साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आउटर वाले व्हील हैं उनको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है और जो इनर वाले व्हील हैं उनको कम डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है ना? नेचुरल सी बात है, जब आप कर्व्ड पाथ पे आओगे, जब आप एक कर्व्ड पाथ पे हो, तो नेचुरल सी बात है, जो आउटर वाला डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, इनर वाला जो लेंथ है वो कम होती है। तो आउटर व्हील को इसका मतलब डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना है और जो इनर व्हील है उसको डिस्टेंस कम ट्रेवल करना है, ठीक है ना? तो अब इसमें आप डिस्टेंस निकालते कैसे हैं? आपकी कोई भी गाड़ी है या ट्रेन है,
ओडोमीटर पे काम करती है। बेसिकली होता क्या है आपका, सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील इनटू आरपीएम, ठीक है ना। तो डिस्टेंस तो ऐसे ही आएगा आपका, सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर ऑफ द व्हील या सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील इनटू योर आरपीएम, ठीक है ना। तो अब दो तरीके हैं एडजस्ट करने के, या तो बाहर वाले व्हील को तेज चलाओ और अंदर वाले व्हील को स्लो चलाओ, ठीक है ना, ताकि वो जो डिस्टेंस है वो बराबर हो। बाहर वाला डिस्टेंस को ज्यादा ट्रेवल करना तो उसकी बाहर वाले टायर की स्पीड बढ़ा दो, या और अंदर वाले उसकी स्पीड कम कर दो। एक ये तरीका हो गया। या एक तरीका हो गया कि इनका सरकमफ्रेंस चेंज कर दो या इनका सरकमफ्रेंस चेंज कर दो। अगर बाहर की तरफ सरकमफ्रेंस ज्यादा कर दो, अंदर की तरफ सरकमफ्रेंस कम कर दो, आपका आरपीएम चाहे सेम भी रखो, तो उस केस में क्या होगा, जब सरकमफ्रेंस बढ़ गया तो सरकमफ्रेंस इनटू आरपीएम, नेचुरल सी बात है आपका डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो होता एक्चुअल ऐसे ही है। जब आपकी कर्व पे आई है ट्रेन, तो नेचुरल सी बात है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, बाहर की तरफ पुश होगी आपकी, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपकी ट्रेन बाहर की तरफ पुश होगी। तो इसका मतलब जब आपकी ट्रेन बाहर की तरफ पुश हुई, तो इसका मतलब आउटर व्हील पे, आउटर वाली साइड क्या हो जाएगा आपका, आउटर वाली साइड आपका डाया इंक्रीज हो जाएगा, और अंदर वाली साइड क्या होगा, डायमीटर कम हो जाएगा। तो जब आपका अंदर वाली साइड डाया कम और बाहर वाली साइड डाया ज्यादा, तो इसका मतलब बाहर की तरफ आपका सरकमफ्रेंस इंक्रीज हो गया बाहर वाले ट्रैक पे, और अंदर वाले ट्रैक पे सरकमफ्रेंस कम हो गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा सरकमफ्रेंस इनटू आरपीएम। आरपीएम तो सेम है, फर्क क्या आ गया सिर्फ अब आपका सरकमफ्रेंस का। तो जिस साइड सरकमफ्रेंस ज्यादा उस टाइम डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल होगा, और जिस साइड सरकमफ्रेंस कम तो उसकी नेचुरल सी बात है उससे आपका डिस्टेंस भी कम ट्रेवल होगा। समझ के आपका क्लियर है ये हम कोनिंग क्यों करते हैं, आपका स्ट्रेट ट्रैक पे ट्रेन को सेंटर पे रखने के लिए, और दूसरा आ गया आपका कर्व्ड पाथ पे दोनों रेल्स पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसको बराबर करने के लिए, ठीक है। क्लियर है चीज, किसी को इसमें कोई डाउट कोनिंग में नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी के अंदर, दैट इज योर लॉन्ग वेल्डेड रेल्स। नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग वेल्डेड रेल्स, ठीक है। चलो अच्छा मुझे एक चीज बताओ, किसी भी स्ट्रक्चर में, कोई भी आपका स्ट्रक्चर है, उसका व्हाट इज द वीकेस्ट पॉइंट, आपका जो वीकेस्ट मेंबर है, वीकेस्ट पॉइंट कौन सा होता है किसी भी स्ट्रक्चर में, जॉइंट, बिल्कुल सही बात है, आपका जॉइंट होता है। तो ट्रेन में भी सेम चीज आ जाएगी आपकी, जहां जहां जॉइंट है वहां पे दिक्कत है। फिश प्लेट लूज हो गई तो आपका जो है वहां पे या तो सेटलमेंट होगी, बैटनिंग होगी, आपका क्रीप हो सकता है, वहां पे आपका जब ट्रेन आके आपकी हिट कोलाइड करती है आपके नेक्स्ट रेल पे, तो वहां पे हॉगिंग हो सकती है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं शरारती तत्व जो फिश प्लेट खोल के ले जाते हैं, ठीक है ना, लोहा बना बेच देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे चक्कर भी होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि ज्वाइंट आपका किसी भी स्ट्रक्चर का, इट इज द वीकेस्ट लिंक, इट इज द वीकेस्ट आपका जो पॉइंट है किसी भी ज्वाइंट, किसी भी स्ट्रक्चर का, दैट इज ज्वाइंट। तो रेलवेज में भी सेम दिक्कत है आपकी ज्वाइंट की, ठीक है ना। एक तो ये इसकी मेंटेनेंस बड़ी ज्यादा होती है, बार बार आपको फिश बोल्ट जो बोल्ट होते हैं उनको टाइट करना पड़ता है, ठीक है ना। जो सबसे ज्यादा मेंटेनेंस वाला पार्ट होता है वो होता है ज्वाइंट, ठीक है ना। तो इन्होंने किया क्या कहते हैं भाई, इसको अब ज्वाइंट को एलिमिनेट ही कर दो, कुछ ऐसी अरेंजमेंट की जाए कि आपका ज्वाइंट ही क्या कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, ठीक है ना। तो इसलिए अब क्या शुरू किया गया कि जहां जहां ज्वाइंट है वहां पे वेल्डिंग कर दो, ठीक है ना। अब आप क्या कर दो, ज्वाइंट्स की जगह उनको जोड़ दो। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, जैसे जैसे आपकी लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे अब क्या किया, लेट सपोज मैंने 3 रेल्स को वेल्डिंग करके जोड़ दिया, तो लेंथ ऑफ रेल कितनी होगी, ब्रॉड गेज की बात करें 13 मीटर प्लस 13 मीटर प्लस 13 मीटर कितनी होगी, मतलब एक लेंथ होगी 39 मीटर, ठीक है। तो अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो इसका मतलब जो आपकी इलोंगेशन है, डिफ्लेक्शन है, वो भी बढ़ेगी। एल अल्फा डेल्टा टी डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ ज्यादा
तो इसका मतलब आपको जो इसकी डिफ्लेक्शन है, इसकी जो इलोंगेशन है, जो थर्मल एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन, वो भी बढ़ गई, वो भी बढ़ गई। राइट, क्लियर है ये चीज? ठीक है ना? जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा आपकी थर्मल एक्सपेंशन भी होगी। ठीक है, तो क्या किया गया, बेसिकली क्या किया गया, हमने क्या किया कि नंबर ऑफ रेल्स को वेल्डिंग करके जोड़ दिया गया, नंबर ऑफ रेल्स को वेल्डिंग करके जोड़ दिया गया। ठीक है ना? तो अब दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत क्या आई, हमने क्या किया, इनको जोड़ा और कुछ डिस्टेंस के बाद, कुछ डिस्टेंस पे हमने क्या कर दिया, जॉइंट आपके क्या छोड़ दिए, गैप छोड़ दिए, बेसिकली क्या छोड़ दिए, एक्सपेंशन जॉइंट्स। ठीक है ना? तो देखो, आप जितनी ज्यादा एक्सपेंशन को रेजिस्ट करोगे, ठीक है ना, बेसिकली स्लीपर्स का, एक जो स्लीपर्स का काम है, एक काम ये भी है आपकी, इसकी क्या करना, इसकी जो एक्सपेंशन है, इसकी जो आपकी इलोंगेशन है, उसको क्या करना, अरेस्ट करना, उसको रेजिस्ट करना। लेकिन जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रेस भी जनरेट होगा, उतना ज्यादा स्ट्रेस भी जनरेट होगा। तो बेसिकली क्या करते हैं, आपकी जो रेल्स होती हैं, ठीक है, जैसे ये आ गया आपकी, लेट सपोज एक रेल ये आ गई, आफ्टर रेल ये आ गई एक रेल। ठीक है, बीच में हमने दे दिया ये आ गया एक्सपेंशन जॉइंट, ये आ गया बीच में एक्सपेंशन जॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, एक स्लीपर यहाँ पे, एक स्लीपर आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली आप क्या करोगे, नंबर ऑफ स्लीपर्स प्रोवाइड कर दोगे, यहाँ पे अलग अलग आपने क्या कर दिए, स्लीपर्स प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, अब स्लीपर्स का काम क्या, आपकी रेल को होल्ड करके रखना, आपकी रेल को होल्ड करके रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपकी रेल ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, स्लीपर्स क्या करेंगे, स्लीपर्स उसको रोकेंगे, स्लीपर्स क्या करेंगे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना? तो देखो, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है ना? तो बेसिकली क्या करते हैं, कुछ पोर्शन आपका रेल का ऐसा होता है जहां पे मूवमेंट अलाउड है, जहां मूवमेंट हो सकती है, अलाउड इन द सेंस कि वहां पे हम रोक नहीं सकते। ठीक है ना? बेसिकली जो ये सेंट्रल पोर्शन है, लेट सपोज ये आप इतना पोर्शन ले लो, यहां से लेके यहां तक का, ये जो ये सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन, ठीक है, ये ऐसा पोर्शन होता है जहां पे मूवमेंट नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि इस सेंट्रल पोर्शन के इस साइड भी आपके स्लीपर्स हैं, इस साइड भी स्लीपर्स हैं, दोनों साइड स्लीपर हैं, तो दोनों तरफ से क्या होगी, मूवमेंट रेजिस्ट होगी, रिस्ट्रिक्ट होगी। ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल पोर्शन के बाहर वाला एरिया है, लेट सपोज इस एरिया की बात करो, इस लेंथ की बात करो, अब इस लेंथ के एक तरफ तो स्लीपर्स हैं, लेकिन यहां पे क्या आ गई, इधर आ गई डिसकंटिन्यूटी, ये आ गई आपकी डिसकंटिन्यूटी, मतलब एक तरफ स्लीपर्स नहीं है, एक तरफ स्लीपर्स नहीं है जो आपकी सफिशिएंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो सेंट्रल पोर्शन के जो दोनों साइड्स की जो लेंथ है, सेंट्रल पोर्शन के जो दोनों साइड्स की जो लेंथ है, इन्हें हम बोलते हैं ब्रीदिंग लेंथ, इन्हें हम बोलते हैं ब्रीदिंग लेंथ। ठीक है, ये ऐसा ही लेंथ है, ऐसी पोर्शन है आपकी रेल का जहां पे कुछ मूवमेंट ऑब्जर्व की जाती है, जहां पे कुछ मूवमेंट ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है ना, इस लेंथ को हम बोलते हैं ब्रीदिंग लेंथ। ठीक है, ब्रीदिंग लेंथ। ठीक है, चलो इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। लेट सपोज आपके दो स्लीपर्स हैं, इनके बीच की जो इंटरनल स्पेसिंग है, लेट सपोज इट इज एस। ठीक है, इनकी जो स्पेसिंग है, लेट सपोज इट इज एस। ठीक है, चलो चलो अगर अब आपकी लेट सपोज आपकी फ्री एक्सपेंशन अगर हो, अगर हमने इसको किसी भी चीज को हीट किया, उसकी जो फ्री एक्सपेंशन होती है वो किसके बराबर होती है, फ्री डिफ्लेक्शन की बात करें, फ्री डिफ्लेक्शन की बात करें, वो चाहे इलोंगेशन है या कॉन्ट्रैक्शन, तो हमने फ्री डिफ्लेक्शन की बात की, तो दैट मींस डेल्टा एल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एल अल्फा डेल्टा टी।
राइट, एल अल्फा डेल्टा टी, दिस इज योर फ्री एक्सपेंशन। अगर हमने उसको रेजिस्टेंस नहीं दी, अगर हम उसको रेजिस्टेंस नहीं दी, लेट सपोज अब हमने क्या किया, अब स्लीपर्स प्रोवाइड किए, सेंट्रल पोर्शन की बात करें, किसी पोर्शन की बात करें, अब हमने तो वहां पे क्या किया, आपकी स्लीपर प्रोवाइड किया, तो स्टीप हम बेसिकली इस फ्री डिफ्लेक्शन को रोक रहे हैं। तो अगर ये फ्री डिफ्लेक्शन प्रिवेंट करेगी, अगर हमने इसको प्रिवेंट किया, तो उसके कारण क्या होगा, ऑन रेजिस्टिंग आपका क्या डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। ऑन रेजिस्टिंग स्ट्रेस डेवलप्ड किसके बराबर होगा, स्ट्रेस डेवलप्ड, पढ़ा है आपने 100 में थर्मल स्ट्रेसेस पढ़े हैं। अगर हम फ्री एक्सपेंशन को अनयील्डिंग सपोर्ट्स लगा के उसको हम रेस्ट्रिक्ट करें, तो आपका जो स्ट्रेस डेवलप किसके बराबर होगा, सिग्मा इज इक्वल टू किसके बराबर, हाँ ई अल्फा, डेल्टा टी, हाँ ई एस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। अगर हम इस रेजिस्टेंस को इस सॉरी अगर हम इस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें, जो ये आपकी आपकी जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, अगर मैं इस डेल्टा एल को डेल्टा एल के नीचे ले जाऊं, तो ये क्या बन गया, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा इनटू डेल्टा टी। तो दैट मींस ये जो ये स्ट्रेन होगा, जो ये स्ट्रेन किसके बराबर हो गया, अल्फा डेल्टा टी। बेसिकली मैंने इस स्ट्रेन को प्रिवेंट किया है, बेसिकली मैंने इस स्ट्रेन को प्रिवेंट किया, तो स्ट्रेन को प्रिवेंट करूंगा तो नेचुरल सी बात है मेरा स्ट्रेस डेवलप होगा। वो स्ट्रेस कितना हो गया आपका, ई अल्फा डेल्टा टी, ई अल्फा डेल्टा टी बेसिकली क्या है आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो दिस इंप्लाइज स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेन किसके बराबर, अल्फा डेल्टा टी के बराबर, तो ये हो गया ई अल्फा डेल्टा टी। तो स्ट्रेस आ गया आपका ई अल्फा ऑन प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेन ऑन रेजिस्टिंग स्ट्रेन, स्ट्रेस डेवलप इज इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। तो मेरा जो स्ट्रेस डेवलप हुआ, जो स्ट्रेस डेवलप हुआ, स्ट्रेस डेवलप्ड सिग्मा इज इक्वल टू ई एस अल्फा डेल्टा टी, ई एस अल्फा डेल्टा टी, राइट। ये हो गया स्ट्रेस डेवलप। तो अगर मुझे फोर्स निकालनी हो कि कितनी फोर्स डेवलप हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स इन, हाँ इन रेल सेक्शन फोर्स इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ रेल सेक्शन। तो स्ट्रेस किसके बराबर है मेरा, ई एस अल्फा डेल्टा टी इंटू ए एस, ठीक है। ये आ गया आपका फोर्स डेवलप्ड, मतलब आपकी रेल सेक्शन में जो हमने इलोंगेशन को प्रिवेंट किया, जो डिफॉर्मेशन को हमने प्रिवेंट किया, उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप हुआ, उस स्ट्रेस के कारण जो फोर्स डेवलप हो रही है, दैट इज इक्वल टू ई एस अल्फा डेल्टा टी इंटू एस, ठीक है। अब इस फोर्स को, मतलब ये फोर्स किस में डेवलप हुई है, रेल सेक्शन में, मतलब रेल इतनी, इसके अंदर इतनी फोर्स लगा रही है। इस फोर्स को रेजिस्ट कौन कर रहा है, आपके स्लीपर्स, ठीक है ना। तो लेट सपोज इफ वन स्लीपर इफ वन sleeper can provide resistance of R, तो इसका मतलब एक स्लीपर अगर R रेजिस्टेंस दे रहा है, तो हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्लीपर कितने होंगे, तो नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड कितने होंगे,
N इज इक्वल टू टोटल फोर्स को R से डिवाइड कर दो, जितनी फोर्स है उसको रिएक्शन से डिवाइड कर दो, राइट। क्लियर चीज। यहां से क्या आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ स्लीपर्स, यहां पे से क्या आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ स्लीपर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो हमें स्लीपर्स रिक्वायर्ड है, कौन से स्लीपर्स, ये जो आपकी ब्रीदिंग लेंथ है, जो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है, इसको रेजिस्ट करने के लिए जो आपके स्लीपर्स रिक्वायर्ड है, दैट इज आगे क्या आ गया आपके एन, ठीक है ना, दैट इज एन। तो लेट्स सपोज इनके बीच में अगर स्पेसिंग एस है, इनके बीच में स्पेसिंग अगर एस है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, ब्रीदिंग लेंथ, ब्रीदिंग लेंथ, यहां से मिनिमम लेंथ ऑफ वेल्डेड रेल बोलते हैं, एल मिन किसके बराबर होगी ये, नंबर ऑफ स्लीपर एन है, दो स्लीपर के बीच में स्पेसिंग एस है, तो आपका एल मिनिमम किसके बराबर होगा, ब्रीदिंग लेंथ किसके बराबर होगी, टू टाइम्स होगा ब्रीदिंग, हाँ टू टाइम्स होगी जो ये साइड वाले पोर्शन, लेट सपोज ये देखो, लेट एल सपोज मिनिमम। हाँ यहां से लेके यहां तक एल मिनिमम है, ठीक है, आपके पास स्पेसिंग है एस और नंबर ऑफ स्लीपर्स है एन, तो आपकी लेंथ किसके बराबर होगी, देखो जितने स्लीपर्स हैं उससे लेंथ एक कम होगी, ठीक है। लेट्स सपोज यहां बात करें आपके, अगर ये एक स्लीपर, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात स्लीपर, सात, तो स्पेसिंग कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, तो अगर नंबर ऑफ स्पेसिंग को मैं साइज ऑफ स्पेसिंग से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगी, मेरी लेंथ आ जाएगी। तो एल मिनिमम इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लीपर्स माइनस वन, ये आ गई नंबर ऑफ स्पेसिंग इनटू साइज ऑफ वन स्पेसिंग is equal to size of one spacing, ठीक है। दिस इज द ब्रीदिंग लेंथ ऑफ LWR, मतलब जहां पे आपकी वो सेक्शन लॉन्ग वेल्डेड रेल का जहां पे कुछ मूवमेंट ऑब्जर्व की जाती है उसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग लेंथ ऑफ, ब्रीदिंग लेंथ ऑफ लॉन्ग वेल्डेड रेल, ब्रीदिंग लेंथ ऑफ LWR, ठीक है। क्लियर चीज। तो इसका मतलब आपकी जो टोटल लेंथ है, दैट मीन्स आपकी जो टोटल लेंथ ऑफ LWR किसके बराबर होगा आपका, एक तो आ गया सेंट्रल पोर्शन, एक आ गया आपका सेंट्रल पोर्शन, और एक ब्रीदिंग लेंथ यहाँ पे और एक ब्रीदिंग लेंथ, बिल्कुल टू टाइम्स ब्रीदिंग लेंथ प्लस LWR, ठीक है ना, टू टाइम्स योर ब्रीदिंग लेंथ प्लस सेंट्रल पोर्शन, प्लस सेंट्रल पोर्शन, ठीक है ना। तो टोटल लेंथ ऑफ LWR क्या आ गया, टू इंटू L मिनिमम, टू इंटू L मिनिमम प्लस सेंट्रल portion. This is the total length of your LWR, total length of long wielded rail, ठीक है। तो इसमें आता है एक मिनिमम लेंथ जो आपकी थ्योरेटिकल मिनिमम लेंथ है, ठीक है, थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल मिनिमम, थ्योरेटिकल मिनिमम लेंथ ऑफ LWR, ठीक है, जो थ्योरेटिकल मिनिमम लेंथ है। तो थ्योरेटिकली आप जो थ्योरेटिकल मिनिमम लेंथ है उसमें हम क्या अज्यूम करते हैं कि सेंट्रल पोर्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ऐसा कोई पोर्शन नहीं है रेल का जहां पे मूवमेंट नहीं हो रही है। बेसिकली इस केस में क्या होता है आपका सेंट्रल पोर्शन इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो आपकी जो थ्योरेटिकल लेंथ हो जाती है दैट बिकम्स टू टाइम्स योर L minimum, that becomes two times your L minimum, right? क्लियर है सबको, ये क्लियर है। ये आ गया आपका थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ LWR। LWR क्यों प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली आपके जॉइंट्स को
जॉइंट्स को क्या करने के लिए, जॉइंट्स कम करने के लिए। जॉइंट्स कम होंगे, मेंटेनेंस कम होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली आपकी वेल्डिंग कर देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं रेल की टू अ सर्टेन लेंथ। नोट्स में दिया शायद मैंने टोटल कितने लेंथ तक आपकी वो हो सकती है लॉन्ग वेल्डेड रेल, ठीक है ना, वो उसके अंदर दिया हुआ मैंने, तो वो पढ़ लेना उसके अंदर, ठीक है ना। तो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के कारण क्या होगा, स्ट्रेन को जब आपने रेजिस्ट किया तो आपका स्ट्रेस डेवलप हुआ, स्ट्रेस के कारण क्या होगा, फोर्स जनरेट हुई। अब इस फोर्स को हमने रेजिस्ट करना है। इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए हमने क्या किया, आपके स्लीपर्स प्रोवाइड किए। अगर एक स्लीपर आपकी रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस दे रहा है तो टोटल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए कितने स्लीपर लगेंगे, वो टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन स्लीपर। तो उससे क्या आ जाएंगे आपके आपके क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। वहां से आपका टोटल लेंथ, आपकी ब्रीदिंग लेंथ निकल जाएगी, वहां से आप टोटल लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है ये चीज सबको, क्लियर है चीज सबको, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका जियोमेट्रिकल डिजाइन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका जियोमेट्रिकल डिजाइन, ठीक है। देखो ज्योमेट्रिकल डिजाइन में हमने यहाँ देखो कि पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। इसमें बड़ा लिमिटेड सा है जो आपका पढ़ने वाला है। पहली चीज जो हमने, आपका जो टोटल ज्योमेट्रिकल डिजाइन है एक ही चीज पे बेस्ड है, आप निकाल रहे हो मैक्सिमम स्पीड, ठीक है ना, आप निकाल रहे हो आपकी मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। एक मैक्सिमम स्पीड की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम सुपर एलिवेशन की, एक बात करेंगे सुपर एलिवेशन की। जो टोटल ज्योमेट्रिकल पोर्शन जो है आपका डिजाइन है वो बेसिकली इसी में खत्म हो जाएगा, यही आपका मेन पढ़ने वाला है। इसके अलावा एक छोटा सा पार्ट आता है आपका ट्रांजिशन कर्व का, ट्रांजिशन कर्व का बिल्कुल हाईवेज जैसा ही है। क्यों प्रोवाइड करते हैं, हाँ बस वहां पे हम स्पाइरल प्रोवाइड करते थे, यहाँ क्यूबिक पैराबोला प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या रीजन है, क्या फायदे होते हैं, वो सारा आपका हाईवे जैसा ही है, ठीक है। और जो एक टॉपिक आता है इसमें, ट्रांजिशन कर्व हो गया, हाँ लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व्स, मतलब वर्टिकल कर्व्स की बात करें, लेंथ छोड़ो, हम बात करेंगे पूरा बोलेंगे वर्टिकल कर्व्स, वर्टिकल कर्व्स, ठीक है। जैसे हाईवे में आपका समिट कर्व अलग पड़ा था, हमने वैली कर्व अलग पड़ा था, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूले थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वैली कर्व है चाहे आपका समिट कर्व है, दोनों की लेंथ निकालने का एक ही तरीका है, उसी से लेंथ निकलेगी आपकी, ठीक है ना। तो इतना कुछ खास नहीं है। मेन जो आपका इसमें पढ़ने वाला है वो आपने जो हमने ज्यादा पढ़ना, दैट इज योर मैक्सिमम स्पीड एंड सुपर एलिवेशन, ठीक है। दैट इज योर मैक्सिमम स्पीड एंड सुपर एलिवेशन, ठीक है। चलो सर वो अब स्टार्ट कर। फिक्सचर्स नहीं पढ़ने हमें? फिक्सचर्स आपको मैंने नोट्स दिए ना, आपको नोट्स मिले आज, आपको नोट्स मिले हैं। सर वो अभी पूरा मैंने नहीं देखा, ऊपर ऊपर से ही देखा, लेकिन हाँ वहां पे हाँ नहीं नहीं, उसमें है फिक्सचर्स, उसके अंदर है डॉग स्पाइक्स क्रूज, उसमें सारा दिया है मैंने। ठीक है, ठीक है हाँ सर। उसमें आप एक बारी पढ़ लेना उसको, एक बारी आप गो थ्रू कर लेना। हम क्या करेंगे क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उसमें वो थ्योरेटिकल पार्ट है ना सारा, वो मैं यहाँ पे बोलूंगा लिखवाऊंगा या कुछ करूंगा उसमें काफी टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है मेरे, हाँ मैंने आप क्या बोल रहे हो, क्रॉसिंग। हाँ क्रॉसिंग तो पढ़ना है यार, वो तो ज्योमेट्रिकल डिजाइन में सारा है, वो तो आपका ज्योमेट्रिकल डिजाइन में ही है ना। क्रॉसिंग आपका पॉइंट्स, क्रॉसिंग, टर्न आउट, क्रॉस ओवर, वो सारा पढ़ना है इसमें। मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा था जो आपके फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग्स है ना, उसमें वो डॉग स्पाइक्स, फिश प्लेट्स, आपके जो अलग अलग टाइप के चेयर्स आती हैं, स्पाइक्स आती हैं, वो मैं नोट्स में आपको सारा दिया हुआ है। वो उसको आप एक बारी पढ़ लो, एक बारी गो थ्रू कर लो, हम क्लास में यहाँ डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि वो थ्योरेटिकल पार्ट है, लिखवाने बैठा है, समझाने बैठा तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। इसलिए वो मैंने आपको ऑलरेडी, इवन मैंने आपको सिग्नलिंग के भी नोट्स दे दिए हुए हैं सारे। अब उसमें देखना आपका वो सिग्नलिंग का भी पूरा मैंने टेबल बनाया हुआ है, उसमें मैंने हर एक टाइप का सिग्नल, किस कौन सा सिग्नल क्या डिनोट करता है, किससे क्या होता है, वो सारा उसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। ये कुछ चीजें आपकी वो थ्योरेटिकल चीजें होती है ना, जो सिर्फ ऐसा है कि मैंने बोलनी है आपने सुननी है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, तो वो बेटर है कि मैंने आपको इसलिए पहले ही उसके नोट्स दे दिए, आप उनको पढ़ो सर स्टडी। ये आपने हैवे में हमें खाली एक ही पीडीएफ प्रोवाइड करी हुई है ना?
आपको मैंने आपको बोला ना, कल बोला था मैंने आपको कि मैं 1-2 दिन में आपको सारे नोट्स इसके अपलोड कर दूंगा, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है ना, ओके वो मैं, सर, ओके हाँ वो ओके। मैं स्कैन करवा रहा हूँ, उसमें आपके हाईवे के A to Z आपके फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट के सारे नोट्स आ जाएंगे। ठीक है, वो आपका होपफुली कल या परसों में वो अपलोड कर दूंगा वो मैं। ठीक है, तो उसके आपके हाईवे के सारे नोट्स आ जाएंगे आपके पास। रेलवे की भी मैं साथ साथ में अपलोड कर दूंगा सारे नोट्स। ठीक है, चलो अब सर जरा रेलवे के स्टार्ट जो कर। नोट्स आपने सर एप्लीकेशन में, सर जो रेलवे के नोट्स आपने सर इसमें प्रोवाइड किए ना एप्लीकेशन में, हाँ तो हाँ, सर वो notes आप इसमें भी करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। वो हो गया, वो हो गया। व्हाट्सएप में डाल दिया ना मैंने, व्हाट्सएप में डाल दिया मैंने। ठीक है सर। हाँ वो व्हाट्सएप में मैंने क्लास से पहले ही किसी का मैसेज आया था मेरे को, तो वो मैंने वो उस क्योंकि वक्त डाल दिया था। में से डाउनलोड ही नहीं होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है, मुझे पता है। वो आज मेरे को आज ही ऐड किया ग्रुप में यार, मैं सबसे लास्ट एंट्री है मेरी ग्रुप में। तो एक्चुअली आज ही राहुल सर ने मेरे को ऐड किया ग्रुप के अंदर। तो मेरे को एंट्री नहीं दे रहे थे, कहते पहले आप फीस दो फिर एंट्री दूंगा। तो आज मैंने उनको फीस दी, फिर जाके उन्होंने मेरे को एंट्री दी है ग्रुप में। तो इसलिए फिर मैंने आज जैसे ही किया तो फिर मेरे को आज मैसेज आया ग्रुप में, मैंने देखा कि वो नोट्स के लिए बोल रहे थे, तो फिर वो मैंने रेलवे के, लगाया था आपने? वो नहीं लगाया था यार। अब वो कहते 15 उसके बाद फरवरी के बाद अलाउड ही नहीं है। तो फिर वो करवा के एंट्री फीस देके फिर मैं एंटर हुआ। तो कोई इशू नहीं है, वो आपके रेलवे के वो वाले PDF मैंने ऑलरेडी डाल दिए हुए नोट्स इसमें ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो आपके हाईवे के नोट्स सारे के सारे प्लस रेलवे के नोट्स वो मैं अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में। ठीक है ना, आपके पास सारा कंटेंट हो जाएगा हाईवे और रेलवे का। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी ज्योमेट्रिक डिजाइन में जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज योर डिजाइन स्पीड। फर्स्ट इज डिजाइन स्पीड, डिजाइन स्पीड। ठीक है, डिजाइन स्पीड की बात करें, ठीक है, डिजाइन स्पीड की बात करें। बेसिकली डिजाइन स्पीड होती है क्या, व्हाट इज डिजाइन स्पीड? डिजाइन स्पीड आ गई आपकी जिस स्पीड के लिए आपकी आपकी जो रेलवे ट्रैक है वो डिजाइन किया जाता है, दैट इज योर डिजाइन स्पीड। ठीक है ना। अब बेसिकली हम रेलवे को, आपकी जो ट्रैक आपका रेलवे है उसको हम किसी भी स्पीड के लिए डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम किसी भी स्पीड के लिए डिजाइन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे। ठीक है, प्रोवाइडेड वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करे, अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना जो रेलवे ट्रैक है वो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, वो जो स्पीड आपकी जिसके लिए हम डिजाइन करते हैं वो हम लेते हैं बेसिकली, जो आपकी स्पीड है, जो मैक्सिमम स्पीड that is allowed on railways, on a track is the minimum of, on a track is the minimum of the following, ठीक है ना। तो जिस स्पीड के लिए जो आप मैक्सिमम स्पीड अलाउ करोगे, जिसके लिए आप डिजाइन करोगे, वो स्पीड क्या है बेसिकली, इट इज द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये कुछ स्पीड्स है। पहले आ गई आपकी मैक्सिमम सैंक्शनड स्पीड बाय रेलवे डिपार्टमेंट, सैंक्शन स्पीड बाय रेलवे डिपार्टमेंट। ठीक है, जो रेलवे डिपार्टमेंट स्पीड सैंक्शन करता है, या तो वो स्पीड, और मैक्सिमम स्पीड बाय मार्टिन्स फॉर्मूला, ठीक है, मार्टिन्स फॉर्मूला क्या है, एक मार्टिन्स फॉर्मूला आपका बेसिकली कर्व्स के ऊपर स्पीड देता है कि एक कर्व के ऊपर मैक्सिमम स्पीड कितनी अलाउड है। ठीक है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेफ स्पीड ऑन कर्व भी बोलते हैं। ये मैक्सिमम सेफ और मैक्सिमम स्पीड ऑन कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, एक ये आ गया। थर्ड आ गया एज पर कैंट प्लस कैंट डेफिशिएंसी फॉर्मूला, और कैंट प्लस कैंट डेफिशिएंसी
फॉर्मूला। कैंट तो सब समझते हैं, कैंट क्या होता है, दैट इज सुपर एलिवेशन। कैंट एफिशिएंसी हम इसमें पढ़ेंगे, ये एक आपका नया टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। रेल हाईवे में सिर्फ कैंट सुपर एलिवेशन होती थी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आपका हाईवे में कैंट, उसका देखो टर्म आती है कैंट डेफिशिएंसी। तो कैंट डेफिशिएंसी होती है क्या, कैंट डेफिशिएंसी मतलब सुपर एलिवेशन की कमी, कैंट डेफिशिएंसी मतलब कमी होना, तो कैंट की जो कमी है, ठीक है ना, वो क्यों होती है, क्या रीजन है, वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और लास्ट आता है आपका as per length of transition curve provided, ठीक है। तो बेसिकली 4 तरीके आ गए आपके मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए, जो मैक्सिमम स्पीड दैट इज अलाउड ऑन अ रेलवे ट्रैक, वो निकालने के 4 तरीके आ गए। पहला तरीका क्या है कि जो स्पीड बेसिकली रेलवे डिपार्टमेंट ने सैंक्शन करी है, ठीक है, अगर उन्होंने बोला कि भाई 60 किलोमीटर पर आवर चलेगी तो वो आ गई आपकी मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड। सेकंड आ गई मैक्सिमम स्पीड है मार्टिन्स फार्मूला। थर्ड आ गया एज पर कैंट प्लस कैंट एफिशिएंसी फार्मूला। और फोर्थ आ गया एज पर ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइडेड। अब इन चारों में से जो मिनिमम होगी, दैट विल बी दी मैक्सिमम स्पीड दैट इज अलाउड ऑन अ ट्रैक, वो आ गई आपकी डिजाइन स्पीड, ठीक है। चलो पहले बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सैंक्शन स्पीड वाला तो वो तो रेलवे डिपार्टमेंट करेगा, उसके लिए हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, वो जो सैंक्शन करेंगे वो आ गई आपकी सैंक्शन स्पीड, ठीक है। हम जो स्टार्ट करेंगे आपके मार्टिन्स फॉर्मूला से, हम स्टार्ट करेंगे मार्टिन्स फॉर्मूला से, ठीक है। तो मार्टिन्स फॉर्मूला क्या कहता है, ठीक है, मार्टिन्स फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम सेफ स्पीड या मैक्सिमम स्पीड ऑन कर्व भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज देयर इज अ कर्व, एक कर्व है आपका, कर्व ऑफ रेडियस, लेट्स सपोज रेडियस आर, एक आर रेडियस का कर्व है आपका, आर मीटर रेडियस का एक कर्व है, ठीक है। तो अब इसमें आपकी क्या कंडीशन बन सकती है, अब कर्व है तो हो सकता है उससे पहले ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया हो और हो सकता है नहीं किया हो, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन आ गई फॉर अ ट्रांजिशनड कर्व, मतलब वो कर्व जिससे पहले ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया गया है, फॉर अ ट्रांजिशनड कर्व, ठीक है। इस केस में जो आपकी मैक्सिमम स्पीड है, दैट इज v इज इक्वल टू 4.35 स्क्वायर रूट ऑफ r माइनस 67, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं आपके ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए, ठीक है। v इज इक्वल टू 4.35 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ r माइनस 67, और जो दूसरा फॉर्मूला है नैरो गेज के लिए v इज इक्वल टू 3.6 स्क्वायर रूट ऑफ r माइनस 6.1, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं आपका नैरो गेज के लिए, ठीक है। ये केस आ गया आपका ट्रांजिशन कर्व का, जब एक कर्व से पहले हमने ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया है, उस केस में जो मैक्सिमम स्पीड होगी, ये आ गया आपके तरीके निकालने के। सेकंड आ गया फॉर अ नॉन ट्रांजिशन कर्व, मतलब जहां पे ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो इसका मतलब वहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपने ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड नहीं किया है, आपको क्या करना पड़ेगा, अब पैसेंजर्स को डिस्कंफर्ट से बचाना है, तो क्या करोगे, नेचुरल सी बात है, इसकी और इसकी स्पीड में क्या डिफरेंस होगा, पहले वाले फॉर्मूले और इस स्पीड के फॉर्मूले में क्या स्पीड में क्या डिफरेंस होगा, कौन सी ज्यादा स्पीड होगी, दूसरी वाली सर, कौन सी, दूसरी वाली पहली सर। वाली, दूसरी वाली की तो स्पीड कम करोगे ना, दूसरी वाली की तो स्पीड कम करोगे क्योंकि वहां पे ट्रांजिशन कर्व नहीं है,
तो इसका मतलब नेचुरल सी बात है, वहां पे क्या करना पड़ेगा, स्पीड कम करनी पड़ेगी, तभी वो कर्व पे आप स्मूथली जा पाओगे। तो इसका मतलब इस केस में क्या होता है आपका v इज इक्वल टू 80%, उसका हम क्या करते हैं 80%, जो पहले वाली स्पीड है 0.8 इंटू 4.35 स्क्वायर रूट ऑफ r माइनस 67 फॉर सेम ब्रॉड गेज एंड नैरो गेज, और दूसरा आ गया v इज इक्वल टू 80% ऑफ ब्रॉड गेज मीटर गेज, क्या ब्रॉड गेज मेटल गेज बोल रहा है सर, नैरो क्या गेज वो बोल रहा है। हाँ ओ सॉरी ये n लिख दिया ये, हाँ मीटर है वो, मेरा पेन भी थोड़ा ब्रेक मार के चलता है, मीटर गेज। ठीक है, और ये आ गया r माइनस 6.1 फॉर नैरो गेज। ठीक है, ये आ गया आपका ट्रांजिशन कर्व। दो केस बने इसके अंदर, एक बना ट्रांजिशन कर्व का केस और एक बना आपका नॉन ट्रांजिशन कर्व केस। तो एक भी याद रखोगे, ट्रांजिशन कर्व का केस याद रखे, नॉन ट्रांजिशन का सिर्फ उसका 80% कर देना आपने, ठीक है ना, वो आपने कर देना 80%। थर्ड आता है इसमें एक और केस बनता है, दैट इज फॉर हाई स्पीड ट्रेन्स, फॉर हाई स्पीड ट्रेन्स। ठीक है, हाई स्पीड ट्रेन्स कौन सी, जिनकी स्पीड इज ग्रेटर देन 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जिनकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है। ठीक है, उस केस में जो आपकी वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी, मैक्सिमम स्पीड, दैट इज इक्वल टू v इंटू 4.58 स्क्वायर रूट ऑफ r, और ध्यान रखना जो आपकी हाई स्पीड ट्रेन होती है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड गेज पे चलती हैं। आगे भी हम पढ़ेंगे केसेस हाई स्पीड ट्रेन के, तो उसमें देखना जो भी वैल्यूज होंगी, चाहे वो सुपर एलिवेशन की वैल्यू हो या कैट डेफिशिएंसी की वैल्यू हो, हाई स्पीड के केस में सिर्फ आपके पास ब्रॉड गेज की वैल्यू है, उसमें मीटर गेज और नैरो गेज की गिवन ही नहीं है। क्यों गिवन नहीं है, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड गेज ट्रैक पे ही चलती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, ये आ गया आपका मैक्सिमम स्पीड निकालने का तरीका यूजिंग मार्टिन्स फॉर्मूला। नेक्स्ट बात करते हैं आपका रेडियस ऑफ कर्व और डिग्री ऑफ कर्व की। ठीक है, नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है, सेम हाईवे वाला जो उसमें पड़ा था, रेडियस ऑफ कर्व और डिग्री ऑफ कर्व की बात करें। ठीक है, तो पहला केस फॉर 30 मीटर चेन, क्या फॉर्मूला था आपका, रेडियस और डिग्री में क्या रिलेशन था, डिग्री ऑफ कर्व इज इक्वल टू या रेडियस ऑफ कर्व इज इक्वल टू, याद है किसी को? 1720 divided by 1718 d divided by बस ठीक है, लड़ना नहीं है। ठीक है, ठीक है, 1718 पॉइंट जो एग्जैक्ट वैल्यू है दैट इज 1718.9, जिसको हम जनरली ले लेते हैं 1720 बाय डी डिग्री। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है तो हम उसको 17/20 डी डिग्री लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये आ गया रेडियस निकालने का फॉर अ 30 मीटर चेन, आर इज इक्वल टू 1720 बाय डी डिग्री। और रेलवे डिपार्टमेंट ने भी एक फॉर्मूला दे रखा है, एज पर रेलवे डिपार्टमेंट। ठीक है, कोई खास चीज है, सेम ही चीज है। ठीक है, वो आ गया आर इज इक्वल टू 1750, उन्हें 20 को 50 कर दिया। ठीक है, आर इज इक्वल टू 1750 बाय डी डिग्री। ठीक है, तो ध्यान रखना पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो उसने देख लेना उन्होंने रेलवे डिपार्टमेंट बोला है या नहीं बोला है। नहीं बोला है तो 1720 लेके करो,
जनरली कुछ भी नहीं लिखा होता है, तो देख लो जिससे कैलकुलेशन आसान होती है आपकी वो यूज कर लेना। एज सच कहीं पे कोई स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कुछ नहीं गिवन है तो आप मेरे हिसाब से तो ये 17/20 लेके ही सॉल्व करो क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, अगर स्पेसिफाई किया हुआ है कि यूजिंग रेलवे डिपार्टमेंट फॉर्मूला या कुछ वैसे, फिर आप 1750 यूज करो, नहीं तो 1720 लेके ही सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका सेकंड आया, ये आ गया 30 मीटर चेन के लिए। वही अगर हम 20 मीटर की चेन यूज करें फॉर 20 मीटर, 115 AD। हाँ बिल्कुल, ठीक है। 20 मीटर चेन R इज इक्वल टू 1146 बाय d डिग्री, ठीक है। इसी को हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1150 1150 बाय d डिग्री भी लेते हैं, 1150 बाय d डिग्री लेते हैं, ठीक है। क्लियर है चीज। ये आ गया 30 मीटर चेन और 40 मीटर चेन के लिए आपका डिस्टेंस निकालना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्साइन ऑफ कर्व, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्साइन ऑफ कर्व, ठीक है। क्या होता है वर्साइन, याद है किसी को? लॉस का इनवर्स सर ये एपेक्स डिस्टेंस। एपेक्स डिस्टेंस की मिड ऑर्डिनेट? नो मिड ऑर्डिनेट, नो सर, मिड ऑर्डिनेट सर। हाँ, मिड ऑर्डिनेट को ही हम क्या बोलते हैं, वर्साइन, ठीक है। मिड ऑर्डिनेट को ही हम क्या बोलते हैं, वर्साइन बोलते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज अगर आपके पास ये कर्व है, ये कॉर्ड, ठीक है। ठीक है, तो ए बी सी डी और ओ, ठीक है, ओ, ठीक है। तो आपका लेट सपोज वर्साइन किसके बराबर होगा, वर्साइन किसके बराबर होगा, वर्साइन अगर मैं इसको v को डिनोट करूं दैट इज इक्वल टू सी डी, दैट इज इक्वल टू सी डी, ठीक है ना। अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। एक तरीका तो वही आपका जो कर्व्स वाला है, डिफ्लेक्शन एंगल दिया अगर आपको तो डायरेक्टली वहां से क्या निकालो, अपनी कर्व निकालो, वहां से अपना डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा के आप क्या निकाल सकते हो, मिड ऑर्डिनेट निकाल सकते हो, दैट इज योर वर्साइन। एक तरीका यहाँ पे जो दिया हुआ है वो एक ज्योमेट्री यूज करके किया हुआ है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है आपकी सर्कल्स की, लेट सपोज ये एक आपका अगर लेट सपोज ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है आपकी सर्कल्स की कि लेट सपोज ये सर्कल है जिसकी रेडियस है r, और ये कॉर्ड है ए बी, इसको सी, ये डी, ठीक है। कॉर्ड आ गई आपकी ए बी ऑफ लेंथ l, ए बी इज इक्वल टू l और ए डी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू l बाय 2, ठीक है ना। ये क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज l बाय 2 एंड दिस इज, ये आ गया l बाय 2, ये आ गया l बाय 2, ठीक है। तो सर्कल्स की एक प्रॉपर्टी है बेसिकली, क्या कहती है प्रॉपर्टी वो कहती है यहाँ पे कि इन दिस केस l बाय 2 into l by 2 into l by 2 is equal to जो आपका ये ऊपर वाला डिस्टेंस है वर्साइन, इसको वर्साइन ले ले, v इंटू 2r माइनस v, ठीक है। l by 2 इंटू l by 2 इज इक्वल टू 2r माइनस v, ठीक है। ये एक आपकी सर्कल्स की प्रॉपर्टी है जो ये कहती है
L/2 into L/2 is equal to V versine into 2 times radius. 2 times radius मतलब diameter, ठीक है ना, मतलब L/2 into L/2 into 2 times diameter. 2r क्या हो गया आपका, रेडियस क्या हो गया, डायमीटर, डायमीटर माइनस V into V, जो बचा उसको V से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो यहीं पे हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। लेट सपोज ये आपका रेडियस r है, कर्व का रेडियस r है, ये वर्साइन है, और ये लेंथ लेट सपोज आपकी L/2 L/2, ठीक है, ये L/2 जो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई उसी को यहाँ लगाते हैं। L/2 into L/2 is equal to 2r minus versine, 2r minus versine into versine, 2r minus versine into versine, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका L²/4, L²/4 ब्रैकेट खोल लूंगा तो ये बन जाएगा 2rv माइनस V², ठीक है। अब इस V² की वैल्यू एज कंपेयर टू 2rv बहुत कम होती है, इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट करते हैं, 0 लेते हैं। तो ये बन गया आपका L²/4 इज इक्वल टू 2rv। तो यहां से आपका v किसके बराबर आ गया, L² अपॉन 8r, ये आ गया आपका v इज इक्वल टू L² अपॉन 8r, ठीक है। ये आ गया तरीका एक आपका वर्साइन निकालने का। वर्साइन इज इक्वल टू L² अपॉन 8r, L² अपॉन 8r। क्लियर है जी सबको, ठीक है। ये थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज हुई है, ये शायद पता नहीं 9th 10th का मैथ्स होगा, कहीं पे तो होगा ये। ट्रांसफर हाँ ट्रांसफर यूज कर सकते हैं ये वाला। मुझे समझ नहीं आ रही बात, ट्रांसफर क्या हो सकता है? तो ट्रांसपोर्ट में ये वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वर्साइन की। हाँ बिल्कुल यूज, यार ये तो आपकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है ना, या वहां यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कहीं पे भी यूज कर सकते हो यार। आगे देखना, हमने अभी टर्न आउट क्रॉसओवर पढ़ना है, वहां पे हमने ये भी फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। ये बेसिकली ये कोई आपके से रेलवेज का है उसका टॉप उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये इन जनरल किसी भी कर्व की प्रॉपर्टी है, किसी भी सर्कल की प्रॉपर्टी है ये, तो आप ये ट्रांसपोर्ट में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है चीज? चलो हाँ, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज योर कैंट और सुपर एलिवेशन। कैंट और सुपर एलिवेशन और सुपर एलिवेशन, ठीक है। क्या होती है सुपर एलिवेशन, कैंट किस क्या होती है आपकी, जो सेम आपने हाईवे में पढ़ा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रेजिस्ट, कर्व पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए हम आउटर रेल को या आउटर बैंक को उठा देते हैं एज कम्पेयर टू इनर, इसे हम बोलते हैं कैंट और सुपर एलिवेशन, ठीक है। ये अब हाईवे पढ़ के हमें समझ आ गया इसका कैंट या सुपर एलिवेशन क्या है, कि हम आउटर रेल को या आउटर वाले पोर्शन को विद रिस्पेक्ट टू इनर पोर्शन हम क्या कहते हैं, रेज कर देते हैं, ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो रही है उसको क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके, ठीक है ना। तो सुपर आपके हाईवेज या रेलवेज में जो सुपर एलिवेशन है E, दैट इज गिवन बाय G V² अपॉन GR, ठीक है। E इज इक्वल टू GV² अपॉन GR, वेयर जो G है दैट इज योर गेज, G इज गेज किसमें, मीटर्स में, मीटर में। V आ गया आपका स्पीड ऑफ ट्रेन इन मीटर पर सेकंड, ठीक है। G तो आपको पता है, R आ गया रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर्स, रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका सुपर एलिवेशन फॉर्मूला, और जो सुपर एलिवेशन मिलेगी वो भी आपको मिलेगी मीटर्स में। E जो सुपर एलिवेशन है ये भी आपको मीटर्स में मिलेगी। अब लेट्स सपोज वेलोसिटी अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, G को 9.8 ले लो, तो उस केस में आपका E क्या हो जाएगा, व्हेन
v इज इन किलोमीटर पर आवर, तो इस केस में जो फॉर्मूला बन जाता है, जो जनरली यूज होता है फॉर्मूला, वो ये यूज होता है, जीवी स्क्वायर इज इक्वल टू 127 आर। ठीक है, जीवी स्क्वायर इज इक्वल टू 127 आर। जो फॉर्मूला आपका मैक्सिमम यूज होगा वो यही फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू जीवी स्क्वायर अपॉन 127 आर। इसमें ध्यान रखना जो वेलोसिटी है दैट इज किलोमीटर पर आवर, दैट इज किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो क्लियर है ये चीज सबको? ठीक है, दैट इज किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमने बोल तो दिया कि भाई सुपर एलिवेशन हमारी किसके बराबर है, इज इक्वल टू जीवी स्क्वायर अपॉन 127 आर, लेकिन कौन सी स्पीड? वी हमने बोल तो ली कि भाई किलोमीटर पर आवर में लेनी है, लेकिन स्पीड कौन सी लेनी है? अब हजारों ट्रेनें चलती हैं, अब सबकी स्पीड अलग अलग है, एक ही रूट पे पता नहीं कितनी ज्यादा ट्रेन चलती हैं। ठीक है ना, कुछ ट्रेनें चलती हैं फास्ट, कुछ ट्रेन चलती हैं स्लो। अगर आपने फास्ट ट्रेन जैसी देखो, बेसिकली ई किसके बराबर है यहाँ पे, अगर आप नोटिस करो, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, मतलब जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा सुपर एलिवेशन, जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा सुपर एलिवेशन। तो अगर आप एक फास्ट मूविंग ट्रेन के लिए सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा सुपर एलिवेशन की वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो लेट सपोज मैंने आपकी राजधानी एक्सप्रेस के लिए क्या कर दी, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दी। ठीक है ना, जम्मू से दिल्ली जा रही सुपर एलिवेशन आपकी राजधानी, तो वहां प्रोवाइड कर दी हमने सुपर एलिवेशन अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ योर राजधानी एक्सप्रेस। अब वहीं पे एक लोडेड माल गाड़ी जा रही है, मालगाड़ी एक तो स्पीड उसकी पहले ही कम, ऊपर से आपने लोड कर दिया और कम। वो जब उस ट्रैक पे पहुंचेगी, उस कर्व पे पहुंचेगी, उसके लिए तो सुपर एलिवेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो वो क्या करेगी, वो अंदर की तरफ क्या कर जाएगी, पलट जाएगी। ठीक है ना, वो अंदर की तरफ पलट जाएगी। ठीक है ना, तो अब इसको काउंटर करने के लिए क्या किया हमने, क्या किया, मालगाड़ी की स्पीड के हिसाब से सुपर एलिवेशन दे दी। मालगाड़ी की सुपरविजन दे तो दी, अब जब राजधानी आई तो वो कर्व लेने की बजाय आगे ही उड़ गई जाके। ठीक है ना, मुड़ तो पाई नहीं, वो आ गई आपकी सीधे वहां से पार ही निकल गई। ठीक है ना, तो अब दिक्कत क्या आती है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रैक्स पे अलग अलग ट्रेन चलती हैं जिनकी स्पीड अलग अलग होती है, तो हम आपकी जो सुपर एलिवेशन है, वो मैक्सिमम स्पीड के लिए नहीं दे सकते। हम मैक्सिमम स्पीड के लिए सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड करते। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम स्पीड या एवरेज स्पीड हम वो निकालते हैं। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम स्पीड या फिर एवरेज स्पीड वो निकालते हैं, उसके हिसाब से क्या देते हैं, आपकी सुपर एलिवेशन, जिसे हम बोलते हैं आपकी इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। ठीक है ना, तो नेक्स्ट बात करते हैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन और एक्चुअल सुपर एलिवेशन। ठीक है, एक्चुअल सुपर एलिवेशन। ठीक है ना, जितनी आप प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है ना, आज जितनी मर्जी रही है, लेकिन आप प्रोवाइड तो करोगे किसके हिसाब से, एवरेज स्पीड के हिसाब से। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, ई इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, बस v की जगह क्या आ जाएगा, v इक्विलिब्रियम का स्क्वायर अपॉन 127 आर, v इक्विलिब्रियम का स्क्वायर अपॉन 127 आर। अब सारा फंडा पता क्या है, ये इक्विलिब्रियम स्पीड निकालने का फंडा है। ठीक है ना, इस टॉपिक में हमारा जो मेन फंडा है वो, क्योंकि देखो सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला आपका हर टॉपिक में सेम ही रहने वाला है, सिर्फ चेंज क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पे आ गई वी इक्विलिब्रियम, ठीक है, ध्यान रखना वी इक्विलिब्रियम लिखा हो या वी एवरेज लिखा हो, ये दोनों ही सेम चीजें हैं। ठीक है ना, चाहे वो क्वेश्चन में वी इक्विलिब्रियम बोल रहा है या वी एवरेज बोल रहा है, चाहे वो इक्विलिब्रियम स्पीड की बात कर रहा है चाहे एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, वो दोनों ही चीजें सेम होती हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट बात करते हैं आपकी इक्विलिब्रियम स्पीड की। तो अब इक्विलिब्रियम स्पीड कैसे निकालनी है, ठीक है ना, तो आपकी इक्विलिब्रियम और
एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड की बात करें, ठीक है, सबसे पहले अब इसको निकालने का तरीका क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन दैट इज इफ मैक्सिमम sanctioned speed is greater than 50 kilometer per hour. If maximum sanctioned speed is greater than 50 kilometer per hour, ठीक है, तो इस केस में जो आपकी एवरेज स्पीड है, इस केस में जो आपकी एवरेज स्पीड है दैट इज इक्वल टू 0.75, मतलब 75% ऑफ मैक्सिमम सैंक्शनड स्पीड, 75% ऑफ मैक्सिमम सैंक्शनड स्पीड और मैक्सिमम स्पीड बाय मार्टिन्स फॉर्मूला, मैक्सिमम स्पीड बाय मार्टिन्स फॉर्मूला, ठीक है ना। इन दोनों में से जो स्पीड आएगी, इन दोनों में से जो मिनिमम होगी वो वैल्यू आपने लेनी है, दैट विल बी योर एवरेज स्पीड, ठीक है। पहला केस बन गया जब आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है। सेकंड केस बना इफ मैक्सिमम सैंक्शनड स्पीड, इफ मैक्सिमम sanctioned speed is less than 50 किलोमीटर पर आवर। अगर आपकी मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से कम है तो उस केस में जो आपका V एवरेज या V इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना V एवरेज बोल रहा है चाहे V इक्विलिब्रियम बोल रहा है, एक ही चीज है। तो इस केस में जो V होगा दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड और सेम मैक्सिमम स्पीड बाय मार्टिन्स फॉर्मूला और मैक्सिमम स्पीड बाय मार्टिन्स फॉर्मूला, मैक्सिमम स्पीड बाय मार्टिन्स फॉर्मूला, ठीक है। इन दोनों में से जो मिनिमम होगी दैट विल बी योर एवरेज स्पीड, ठीक है। इन दोनों में जो मिनिमम होगी दैट विल बी योर एवरेज स्पीड। और तीसरा तरीका आ गया निकालने का, यूजिंग वेटेड एवरेज स्पीड, ठीक है, बाय वेटेड एवरेज स्पीड, ठीक है। वेटेड एवरेज का मतलब समझते हैं सारे, वेटेड एवरेज क्या होता है, वेटेड एवरेज का मतलब समझते हैं सारे। जब हम किसी वैल्यू को कोई एक वेट दे देते हैं ना, एक वेट प्रोवाइड करते हैं, इसको इंपॉर्टेंस दे देते हैं, ठीक है ना, तो उस इंपॉर्टेंस के हिसाब से जब हम एवरेज निकालते हैं दैट इज वेटेड एवरेज, ठीक है ना। वेटेड एवरेज बेसिकली कैसे निकालेंगे इसमें, लेट सपोज आपकी N1 ट्रेन्स आपकी V1 स्पीड से मूव कर रही हैं, N2 ट्रेन्स आपकी V2 स्पीड से मूव कर रही हैं और N3 ट्रेन्स आपकी V3 स्पीड से मूव कर रही हैं। तो इस केस में जो V एवरेज स्पीड होगी दैट विल बी द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द स्पीड्स, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, N1 into V1 plus N2 into V2 plus N3 into V3 upon number of trains, N1 plus N2 plus N3, जितना भी हो सकती है। अगर और भी ट्रेन्स हैं तो N4 into V4 so on plus N4 so on, ठीक है ना। तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका एवरेज स्पीड, ठीक है। क्लियर है चीज। तो जिस हिसाब से आपको डेटा गिवन है
जिस हिसाब से आपको डेटा गिवन है, जो डेटा गिवन है उस हिसाब से क्या निकालोगे आप, इक्विलिब्रियम स्पीड। ठीक है, तो उस इक्विलिब्रियम स्पीड से जो आपकी सुपर एलिवेशन निकलेगी, दैट विल बी द एक्चुअल सुपर एलिवेशन दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड, लेकिन इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है ना, तो लेकिन इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। तो वो लिमिट्स क्या है आपकी ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज के लिए, वो बात करते हैं। तो जो मैक्सिमम एक्चुअल कैंट, मैक्सिमम actual cant that can be provided ठीक है। तो इस केस में भी आपकी कंडीशन है, सबसे पहले आ गया गेज, उसके बाद स्पीड कितनी है, इफ स्पीड इज लेस देन 120 किलोमीटर पर आवर, और अगर स्पीड आपकी ग्रेटर देन है 120 किलोमीटर पर आवर से, तो इस केस में जो आपकी सुपर एलिवेशन दैट कैन बी प्रोवाइडेड, ठीक है ना, एक्चुअल सुपर एलिवेशन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ठीक है, तो इस केस में जो सुपर एलिवेशन होगी दैट इज 16.5 सेंटीमीटर, मतलब 16.5 सेंटीमीटर से ज्यादा आप इक्विलिब्रियम एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। ध्यान रखना, 16.5 सेंटीमीटर से आप ज्यादा एक्चुअल सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेट सपोज अगर आपकी एक्चुअल सुपर एलिवेशन आ रही है लेट सपोज 20 सेंटीमीटर ब्रॉड गेज के केस में, तो आप प्रोवाइड सिर्फ 16.5 ही करोगे। जो बाकी पोर्शन बच गया दैट इज योर कैंट डेफिशिएंसी। ठीक है, ध्यान रखना, दैट इज योर कैंट डेफिशिएंसी। ठीक है, कैंट डेफिशिएंसी पढ़ेंगे जो मैक्सिमम स्पीड के हिसाब से हो। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका 10 सेंटीमीटर मीटर गेज के केस में और 7.6 सेंटीमीटर नैरो गेज के केस में। और जब स्पीड ज्यादा हो तो ब्रॉड गेज के केस में 18.5 सेंटीमीटर और मीटर गेज और नैरो गेज की स्ट्रिक्ट कंडीशन में ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, आपको पहले भी बताया था फास्ट स्पीड सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड गेज पे ही अलाउड होती है। तो ध्यान रखना, ये टेबल है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इस पे, ध्यान रखना, डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं आपकी, मैक्सिमम एक्चुअल कैंट की डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये टेबल ऐसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और सेकंड चीज आपका ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है ना, न्यूमेरिकल तो आ ही जाता है इसके ऊपर, लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सीधे सीधे पूछ लेते हैं। स्पीड इतनी है तो बताओ मीटर गेज के लिए आपकी मैक्सिमम एक्चुअल कैंट कितनी होगी या इक्विलिब्रियम कैंट कितनी होगी। तो इसलिए ये आपको ये टेबल भी याद रखना है, ये आपको टेबल भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे इसका, एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है सर 120 के लिए अगर हाँ हाँ सर हेलो, 120 हो सर स्पीड उसकी तो अगर स्पीड कितनी होगी 120 120, वो 18.5 ही आएगा। अब बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंच गए, तो वो आपका 18 इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे लिख लो, स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू 120 किलोमीटर पर। ठीक है ना, बेसिकली पहली कंडीशन क्या है, अगर 120 से कम है तो वो 120 से कम ही लेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। In a broad gauge track, in a broad gauge track, with radius 360 meter, comma, the maximum permissible speed of train
is equal to 60 kilometer per hour is equal to 60 kilometer per hour, comma, then equilibrium cant required will be, then equilibrium cant required will be option A 7.4 centimeter, option A 7.4 centimeter, option B 13.6 centimeter, option B 13.6 centimeter, option C 6 centimeter, option C 6 centimeter, या option D 3.6 centimeter, या option D 3.6 centimeter। 7.4 सर। ये इतनी तेज कैलकुलेशन कैसे की, पहले मुझे बताओ। सर 120 के लिए तो डिवाइड बाय 2 वो आ जाएगा सर 8 के अराउंड, तो 7.5 आ जाएगा। यार आंसर तो बिल्कुल सही निकाला, लेकिन ये लॉजिक हर जगह सही नहीं होगा, ठीक है ना। आंसर तो सही निकाला पर ये लॉजिक हर जगह सही नहीं होगा, क्योंकि वो 16.5 है, दैट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है वो, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है कि 120 के लिए 16.5 है। अब 120 का वो डाल के देखो कितनी आती है। ब्रॉड गेज सर, ब्रॉड गेज है सर आपने बोला। हाँ, तो हाँ, उसमें सर मैंने क्या बोला 8 के अराउंड जो भी होगा वो भी होगा, बाकी ऑप्शंस। कैलकुलेशन करो जरा, इसको सॉल्व कैसे करोगे ये बताओ मेरे को। ये तो मैंने 60 दे दिया, तो वो आपने 120 में से तुक्का लगा लिया, लेकिन अगर और कोई स्पीड आ गई तो उसको कैलकुलेट कैसे करोगे ये बताओ। करो जरा, सॉल्व करो जरा। शांति हो गई यार एकदम। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे सॉल्व करोगे इसको ये बताओ, स्टार्ट कैसे किया। G into V इक्विलिब्रियम स्क्वायर डिवाइडेड 1 to 7 R। हाँ ठीक है, फिर तो सर G के बदले 1.76 1.676 1.67 हाँ 1.676 into 60 into 60 divided by 127 into 360। अब यहाँ पे फंस गए कैलकुलेशन में। तो 360 को हम 3600 करेंगे, वो निकलेगा 10। हाँ अब ब्रॉड गेज डिवाइड बाय 127 वो नहीं आ रहा सर। देखो, ब्रॉड गेज को 1.676 लेके मत सॉल्व किया करो, 1.6 लेके सॉल्व किया करो उसको, ठीक है ना, 1.6 लेके। लेकिन आप ये जो ये कर रहे हो ये तरीका गलत है, ठीक है ना। वो आपको देखो, अभी इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको v इक्विलिब्रियम स्पीड दी है, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, आपको तो मैक्सिमम स्पीड दे रखी है, ठीक है ना, आपको तो मैक्सिमम स्पीड दे रखी है। पहले आपको इक्विलिब्रियम स्पीड निकालनी पड़ेगी पहले 0.75 मल्टीपल। हाँ पहले या तो 0.75 या मार्टिन्स फॉर्मूला, जिससे भी आपकी मिनिमम आएगी,
तो वो जनरली आपकी 75% से ही आएगी। तो वो करके देखो जरा कितनी आती है। मगर कुछ ना बत्ती बंद करने, बत्ती बंद कर। देखो देखो जरा कितनी आती है पहले। मनप्रीत इक्विलिब्रियम स्पीड कितनी आई है आपकी? ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू 0.75 इंटू 60 और 4.35 इंटू 360 और माइनस 67, 360 माइनस 67, ये तो आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। और ये आ गया आपका 4.35 माइनस ये आ गया 4.35 इंटू 360 माइनस 67, वो आ गया 293। ठीक है, तो यहाँ फंस गया अभी 293 स्क्वायर रूट। तो आपको मेरे हिसाब से 17 का स्क्वायर रूट होता है आपका 289। 17 का स्क्वायर रूट होता है 289। तो ये आ गया 4.35 इंटू 17। तो 17 4 दा, ये तो पहले ही आपका 50-60 में चला गया। ठीक है ना, तो मिनिमम कितना हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो अब आप 45 के लिए डिजाइन करो, 45 के लिए डिजाइन करो, देखो कितना आता है। ठीक है ना, सबसे पहले देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ना इक्विलिब्रियम स्पीड निकालने वाला, पहले उसमें अब इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकालने वाला पहले देखो आपको वेलोसिटी कौन सी गिवन है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना, चेक करना कि वेलोसिटी कौन सी गिवन है। अगर तो मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है तो पहले इक्विलिब्रियम स्पीड निकालो। ठीक है, पहले इक्विलिब्रियम स्पीड निकालो, फिर उसको फॉर्मूले में अप्लाई करो। डायरेक्टली कभी अप्लाई मत करना, डायरेक्टली कभी अप्लाई। वो जो सुपर एलिवेशन आएगी वो आएगी आपकी मैक्सिमम सुपर एलिवेशन। ठीक है ना, क्योंकि वो आप मैक्सिमम स्पीड के लिए निकाल रहे हो। ठीक है ना, रेलवेज में इसी चीज का ध्यान रखना है कि स्पीड कौन सी है, मैक्सिमम है, एवरेज है, कौन सी स्पीड है। ठीक है ना, तो इस केस में जो आपका ई इक्विलिब्रियम आएगा इज इक्वल टू 1.6 इंटू 45 अपॉन 127 इंटू 360 इंटू 360, क्या हो गया 360। ठीक है ना, तो ये 360 कर लो, कितना आएगा ये 15 3 और ये 15 2 30 और 15 4 60। ठीक है, ये आ गया 3 8 8 2 मतलब 0.2 आ गया, पॉइंट का इधर 10 नीचे आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया 90 अपॉन 90 अपॉन इसको इधर से कैंसिल कर लो, 10 गया 9 अपॉन 127। तो 9 अपॉन 127 डिवाइड कर लो इसको 9 और 127 को। ठीक है ना, तो 9 और 127 को 9 डिवाइडेड बाय 127 127.010 और 0 आ गया, तो 127 7 समथिंग आएगा आपका। 127 इंटू 7 7 2 7 7 49 4 कैरी 7 2 14 8 1 कैरी 7 849। ठीक है ना, तो 7 आ जाएगा, ये 0.07 मीटर, तो इंटू 10 100 करोगे 7 सेंटीमीटर, तो 7 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा आपका। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम स्पीड वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना आपको गिवन क्या है, कौन सी स्पीड आपको गिवन है, मैक्सिमम स्पीड है या फिर इक्विलिब्रियम या एवरेज स्पीड है।
अगर तो मैक्सिमम स्पीड गिवन है, आपको पहले उसको इक्विलिब्रियम स्पीड में कन्वर्ट करो, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के मत सॉल्व कर देना। 60 लगा के सॉल्व करोगे, आंसर 13 पॉइंट समथिंग आएगा, वो भी ऑप्शन में है। आप वो लगा के आ जाओगे और सोचोगे कि क्वेश्चन आपका सही हो गया है, ठीक है ना, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये स्पीड आपको मैक्सिमम स्पीड दी गई है, ना कि एवरेज स्पीड। तो पहले एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, फिर आप इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकाल सकते हो। क्लियर है चीज आपको? सर लंच करें? हाँ वही मैं वही बोलना था। शांति हो गई एकदम, कोई जवाब नहीं दे रहा, एनर्जी खत्म हो गई है लग रहा है। तो एक काम करते हैं, डिनर करने भी चले गए। सर ब्रेक करते हैं। अच्छा